नमस्कार दोस्तों। शिक्षा सेतु के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अपक्रिया और अभिकारक और उत्पाद इन तीन चीज के बारे में हम लोगों ने समझा था। बहुत छोटा सा वीडियो था, पहला वीडियो था, 8 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाया था। आज उसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि इस पूरे चैप्टर को एक वीडियो में खत्म किया जाए, जिससे पूरा एक पार्ट आपको एक वीडियो में मिल जाए। पीछे हम लोगों ने अभिकारक उत्पाद के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने के लिए। ये रासायनिक अपक्रिया का संतुलन का क्या मतलब होता है कि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी अ, पदार्थ ना ही उसका निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। अर्थात धरती पे जितनी भी चीजें हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में एक एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती हैं, लेकिन कुछ नई चीज नहीं बनाई जा सकती। अर्थात जैसे कोई चीज है, उसका रूप बदल सकता है, और लेकिन हम कुछ नया नहीं बना सकते। उसी अनुपात में होगा या उसी मात्रा में होगा। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण में क्या होगा? रासायनिक अपक्रिया में जैसे अभिकारक होते हैं, अभिकारक के समय में जो भी अभिकारक के परमाणुओं की संख्या है, और अभिक्रिया होगी कुछ नया पदार्थ मिलेगा, पदार्थ मिल उसके परमाणुओं की संख्या जो होगी कुल टोटल, वो बराबर होगी। यानी कि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में जितने परमाणु होंगे, उत्पाद बनने के बाद उतने ही परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। तो अगर ये पूछे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करने का क्या मतलब है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो चलिए चरणबद्ध तरीके से हमको इसको बैलेंस करना सीखते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, उसको लेके हम लोग सीखते हैं। Fe+H2O, यानी Fe यहाँ पे आयरन है और H2O जल है। यानी आयरन जब जल के संपर्क में आता है, तो अभी पढ़ाया था, बताया था पिछली बार मैंने, कि जब लोहा जल और वायु के संपर्क में आता है या जल के संपर्क में आता है, तो वो क्या होता है, उस पे मूर्छा लग जाता है, जंग लग जाता है। तो वही चीज यहाँ हो रहा है, लोहे पर पानी का प्रभाव हो रहा है और यहाँ Fe3O4 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो यहाँ आप देखते हैं कि Fe इस तरफ अभिकारक है जब, तब इसकी संख्या Fe की 1 है, लेकिन जब उत्पाद की तरफ जाते हैं तो Fe की संख्या देखिए यहाँ 3 हो जा रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमें इसको बैलेंस करना होगा, हमें बराबर करना होगा। वही तरफ देखें, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है और इधर यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन 4 हो गया इधर, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो हम इसको करने से पहले क्या करते हैं, हम कॉपी में आप करते भी जाएं, नोट्स बनाते जाएं, सबसे पहले हम इसको समीकरण लिख लेते हैं। और लिखने के बाद में हम क्या करेंगे कि इन जो भी अभिकारक उत्पाद दिए हैं जो पहले स्टार्टिंग में, इसको हम इसको चाहे तो गोला कर देते हैं या बॉक्स में कर देते हैं। तो इसको हमने बॉक्स में कर दिया, ये नीले कलर में बॉक्स किया हुआ है ये पीडीएफ में, लेकिन हमने ऐसे तो आपको समझाने के लिए फिर से मैंने इसको बॉक्स में कर दिया। बॉक्स में इसलिए कर देते हैं कि कोई भी बदलाव हम इसके बाहर लिखेंगे, कोई भी बदलाव करेंगे परमाणु की संख्या में, इसके बाहर करेंगे, ना कि अंदर। अंदर छेड़खानी हम नहीं कर सकते। बॉक्स में कर लिए, पहला चरण होता है बॉक्स में कर लेना, तो बॉक्स में कर दिए। फिर चरण नंबर 2, दूसरे पॉइंट पे क्या आएंगे, हम आएंगे और ऐसे बनाएंगे, तत्व बनाएंगे। तत्व में देखिए Fe है, H2 है और O है। Fe है, H है और O है। दूसरी तरफ भी Fe है, H है और O है। इधर अभिकारक की तरफ जो Fe है उसकी संख्या 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिख लिया। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, तो हमने 2 लिख लिया। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो हमने 1 लिख लिया। आप लिख लेंगे इधर अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। फिर आप राइट हैंड साइड में उत्पाद में परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। उत्पाद में देखिए, उत्पाद में Fe की संख्या 3 है, लिख लिया।
और H की संख्या 2 है, लिख लिया। और O की संख्या 4 है, हमने लिख लिया। अब आप देखते हैं कि दोनों में इधर बैलेंस नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व किधर है। अब विकारक की तरफ है कि उत्पाद की तरफ है। तो आपने देखा कि जो ये उत्पाद है, उत्पाद की तरफ Fe की संख्या बड़ी है। जिधर बड़ी है उधर हमें घटाना नहीं है, इधर कम है हमें उधर जाना है, और इधर बढ़ाना है, इस साइड में हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ये एक को हमें 3 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या सब करते हैं, Fe के आगे 3 यहाँ पे लिख देंगे। जब Fe के आगे 3 लिखा तो Fe क्या हो गया, 1 into 3 यानी 3 हो गया। तो ये बैलेंस हो गया अपनी जगह पे, ठीक, ये बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2, हाइड्रोजन बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है। ऑक्सीजन को 4 करना, 4 करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई का मतलब है कि हमें ऑक्सीजन में 4 बढ़ाना है, तो 4 की मल्टीप्लाई करना है। और 4 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहाँ जुड़ा हुआ है, H2O के साथ जुड़ा हुआ है। तो 4 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो 4 यहाँ लिखते ही ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी क्या होगा, हाइड्रोजन में भी 2 है, तो 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 4 का, सॉरी, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 4, यहाँ तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर लिया। लेकिन अब क्योंकि हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है इसमें, हमने कहा था बॉक्स के बाहर लिखेंगे, बॉक्स के बाहर 4 लिखा हुआ है, तो 4 into 2, यानी कि 2 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो अब ये हाइड्रोजन 8 हो गया। अब एक नई समस्या खड़ी हो गई कि हाइड्रोजन तो पहले बैलेंस था, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन के बैलेंस करने के चक्कर में ये डिसबैलेंस हो गया। तो अब ये तो मिल गया, इसका मिलान हो गया। अब इधर 8 हो गया, अब इधर देखेंगे हमें उत्पाद की तरफ आना पड़ेगा। उत्पाद में ये हाइड्रोजन 2 हो रखा है, यहाँ फिर 8 हो रखा है। अब इसको 2 को 8 करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का कर देंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई करने के लिए हम उत्पाद की तरफ में क्या करेंगे, उत्पाद की तरफ में यहाँ बाहर 4 लिख देंगे। तो 4 लिखते ही 4 into 2 8 हो जाएगा। अब मिलान करके देखिए, संख्या जो है बराबर दोनों तरफ हो गई। इधर देखिए, Fe जो है 3, इधर भी 3, हाइड्रोजन 8, तो इधर भी 8, और ऑक्सीजन 4, तो इधर भी ऑक्सीजन 4। अब ये बैलेंस होकर गया 3Fe+4H2O, और एरो लगा हुआ है Fe3O4+4H2। बैलेंस होके जो समीकरण बन रहा है आपके सामने, ये देखिए वही चीज यहाँ किया है नीचे, कि 4 लगाया पहले तो बैलेंस बैलेंस हुआ, तो मैंने फिर यहाँ पे H2 में 4 लगा दिया। लास्ट में बैलेंस होके हमारे पास जो समीकरण आ गया, वो ये 3Fe+4H2O और Fe3O4, ये बैलेंस होके आपके पास आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, समीकरण को बैलेंस करते हैं। और लास्ट में जब बैलेंस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको उठा के लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, समीकरण को बैलेंस करना है और उसको अच्छे से लिख देना है। तो आपने देखा कि अगर डिसबैलेंस समीकरण है तो उसको हम लोग इस तरह से सही कर सकते हैं। एक मैंने समझा दिया है, आप लोग लगाइएगा कोई और प्रश्न, और किताब बुक्स में आपके दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, उसको लगाना है। नहीं आपसे लगे या आपको कुछ डाउट लगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको लिख के भेज दें, हम आपका उसको एक अलग से वीडियो बनाकर आपको उसमें फिर से अलग से वीडियो में बता देंगे, आप उससे देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, जब होती है तो उसमें अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस होते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो पदार्थ मिलते हैं, नया बनाता है। दो पदार्थ मिले, एक पदार्थ ए मिला और एक पदार्थ बी मिला, दोनों आपस में अभिक्रिया किया और पदार्थ एक अलग सा सिंगल पदार्थ बनाया, सी। तो कभी कभी ये होता है, कभी कभी एक सिंगल सी होता है, और सी होता है, इसका ये टूट जाता है दो भागों में और दो अलग पदार्थ बना लेता है। तो डिपेंड करता है वो हो क्या रहा है, एक पदार्थ दो में बन रहा है, ऐसा हो रहा है, कि दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बना रहे हैं, ऐसा हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, दो पदार्थ मिलते हैं और दोनों पदार्थ में अलग अलग, जैसे ए प्लस बी है, तो A+B मिलते हैं और हमें उत्पाद के तौर पे कुछ सी और डी देते हैं, सी और डी देते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ए और बी में से कुछ उत्पाद को उठा के अदला बदली कर देते हैं या विस्थापन कर देते हैं। तो इस आधार पे अब क्रिया के कुछ प्रकार होते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
तो पहला प्रकार है संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया क्या होता है? जब कोई दो पदार्थ, दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का मिलाकर निर्माण करते हैं। इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, अभिकारक मिलते हैं और एक एकल उत्पाद बनाते हैं। यानी सिंपल भाषा में समझे कि कोई ए है, बी से मिल रहा है, हमें सी मिल दे रहा है। ऐसे को हम लोग संयोजन अपक्रिया, संयोजन माने इसको जोड़, योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि योग हो रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू सी हो रहा है। इसको योगात्मक अपक्रिया भी कह देते हैं। तो इसमें दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये एक प्रकार का रासायनिक अपक्रिया का प्रकार है, योगात्मक। इसको योगात्मक भी बोलते हैं। इसको चाहे संयोजन कहें चाहे योगात्मक कहें। तो जैसे कोयले का दहन देखिए, कोयले में कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन गैस के साथ, कार्बन सॉलिड होता है, एस लगा हुआ है, ऑक्सीजन गैस होता है, वायुमंडल वायु में होता है। तो दोनों दोनों के जब संयोजन से क्या होता है, इसका दहन होता है। दहन होने से जो गैस बनती है वो बनती है CO2। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू सी हो रहा है। दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना रहे हैं। जल का बनने में भी ये होता है। जैसे वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस होती है, ये देखो गैस है, और ऑक्सीजन गैस होती है, दोनों मिलते हैं। यहाँ पे बीच में एरो लगेगा, थोड़ा मिस्टेक है ये। तो बनता है क्या, जल बनता है। और जल क्या होता है, लिक्विड होता है, तो एल लिखा हुआ है। इससे ये क्या है, एक प्रकार की संयोजन अपक्रिया है। इसी प्रकार से चूना होता है। चूना, आप चूने का पत्थर ले लीजिए, CaO, वो सॉलिड होता है, H2O लिक्विड होता है। दोनों को मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और एक्वस बुझा हुआ चूना बन जाता है। ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो ये क्या है, ये एक संयोजन अपक्रिया है। अब देखिए यहीं पे इसी अपक्रिया में देखिए, ये चूना वाला जो केस है, चूने को जब पानी में मिलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा छेप होता है, यानी ऊष्मा का ऊपर से निष्कासन होता है। आप किसी बर्तन में अगर चूने को रखें, उसमें पानी मिलाएं, तो आप देखेंगे कि वो उबलने लगता है, गर्म हो जाता है। ऐसी अपक्रिया जहाँ पे ऊष्मा निकलती हो, उसे ऊष्मा छेपी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्मा छेपी एक प्रकार की क्या है, ये ऊष्मा के आधार पे दो ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी दो बना देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बुझा चूना का एग्जाम्पल आया है, तो यहीं पे समझ लीजिए, ऊष्मा छेपी जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी विसर्जन हो। जब कोई चीज मिले, जैसे वो चूना और जल मिला, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना भी प्राप्त हुआ और साथ साथ में गर्मी भी प्राप्त हुई, ऊष्मा भी निकली। तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्मा छेपी कहते हैं। जैसे आपके घर में गैस, जैसे मीथेन गैस है, तो मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और जल बनाता है, और साथ में ऊष्मा वियोजित होती है। श्वसन, अब जब सांस लेते हो तो देखो मुंह पे हाथ रखिए तो मुंह से गर्म गर्म हवा निकलती है। क्या होता है, जब हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन जाके मिलता है तो क्या करता है, वो ग्लूकोज का दहन करता है। दहन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम छोड़ते हैं वो बनता है, कुछ जल बनता है थोड़ी मात्रा में, और ऊष्मा बनती है। तो ये ऊष्मा क्षेपीय क्रिया के उदाहरण है। इसको आप लोग अच्छे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। ये ऊष्मा छेपी, तो ऊष्मा छेपी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और तीनों एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। ये बुझा चूने वाला ये एग्जाम्पल, और प्राकृतिक गैस का दहन और श्वसन एवं एक ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है ये अलग। अब आते हैं वियोजन अपक्रिया में। वियोजन अपक्रिया क्या होती है, कोई एकल पदार्थ टूट कर दो अलग अलग पदार्थ में बढ़ जाता है। तो ये पदार्थ ए है, वो बी और सी में बढ़ गया। तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या करते हैं, इसे लिखिएगा, एक इस अपक्रिया में एकल अपकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बदले। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, फेरस सल्फेट है, FeSO4। तो यह फेरस सल्फेट है, FeSO4। फेरस FeSO4 में क्या हो रहा है, थोड़ी सी गर्मी मिल रही है, इसको ऊष्मा मिल रही है, इसको गर्म करें तो फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं, Fe2O3 बना देता है। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर फिर जो है ऑक्साइड बनाते हैं, तो गैस बनाता है अलग अलग। तो इस जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक पदार्थ अलग अलग पदार्थों में टूट रहा है। तब जब कोई एक एकल पदार्थ टूट कर कई अन्य पदार्थ में बढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया कई तरह से होती है, उष्मा के द्वारा वियोजन होती है, जैसे यहाँ पे उष्मा से वियोजन हो रहा है। जैसे चूने का पत्थर है, चूने का पत्थर जब गर्मी पाता है, ये चूने का पत्थर CaCO3 है,
चूने का पत्थर जब ऊष्मा पाता है तो ये CaO, बिना बुझा चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। दूसरी तरफ देखिए लेड नाइट्राइड जो होता है, लेड नाइट्राइड 2 PbNO3, ये जब गर्मी पाता है तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। ये क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। यहाँ पे ऊष्मा लग रही है और ऊष्मा का वियोजन हो रहा है। तो जहाँ पे ये ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो रहा है तो वियोजन होगा, वियोजन होता है। और वियोजन करने के लिए कुछ बाह्य कारक होंगे। ऊष्मा वियोजन कराएगा तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो यानी ऐसा वियोजन, यानी कोई पदार्थ का टूटना, एक पदार्थ का दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटना, और किसी बाह्य कारक जिसमें ऊष्मा, वो बाह्य कारक क्या हो, ऊष्मा हो, तो उसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। तो ये ऊष्मीय वियोजन हो गए, ऊष्मीय वियोजन हो गए। आता है दूसरा वियोजन, एक होता है विद्युत वियोजन। यानी अगर हम विद्युत प्रवाहित कर दें और कोई पदार्थ टूट जाए, विद्युत प्रवाहित करें, यानी कोई पदार्थ है उसमें विद्युत प्रवाहित करें, जैसे जल है, जल को एक बीकर में ले और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। देखिए एक सेटअप है यहाँ पे, ये एक बीकर बना हुआ है, इसमें एक एनोड लगाया गया है, कैथोड लगाया गया है। ये एनोड है और ये कैथोड है। और एनोड कैथोड से हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब जब हम क्या कर रहे हैं इस जल में, और ये जल है, जल में हम एनोड और कैथोड से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते हैं तो जल में क्या होता है, वियोजन शुरू होता है। जल में शुरू होता है वियोजन, और जल के अंदर वियोजन होता है, और वो दो अलग अलग अणुओं में टूट जाता है जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इसके अंदर क्या हुआ, जो आपका एनोड था, तो एनोड पे क्या इकट्ठा हो गया, ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया, और कैथोड पे हाइड्रोजन इकट्ठा हो गया। हमने ऐसा सेटअप बनाया है कि पानी में पराठा नहीं बनाया तो यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये एनोड और कैथोड के द्वारा हम जल के अणुओं को अलग कर, अब जल के अणुओं को अलग किया किसकी सहायता से, विद्युत की सहायता से। इसको बोलते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है, जब किसी पदार्थ के अणु विद्युत के, ऐसे वियोजन को हम लोग विद्युत वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल में कौन सा लिखेंगे, एग्जाम्पल में जल का वियोजन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। तो ये विद्युत के द्वारा वियोजन हुआ है। ठीक, एनोड रॉड जो होती है वो बनी होती है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट की जो रॉड होती है एनोड और कैथोड, और उसमें हम लोग सेटअप बना देते हैं परख नली से, जिससे कि वो गैस इकट्ठी हो सके। अब अगला वियोजन है प्रकाशीय वियोजन, यानी कि अगर कोई पदार्थ प्रकाश के प्रभाव से टूट जाता है तो ऐसे वियोजन को हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड एक पदार्थ होता है, उसको जब सूर्य के प्रकाश में रख दोगे तो वो सिल्वर और क्लोराइड गैस, सिल्वर सॉलिड में क्लोराइड गैस में बदल जाता है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है तो वो सिल्वर और ब्रोमाइड में बदल जाता है। देखिए आपने देखा होगा कि जो मेडिकल में दवाइयाँ मिलती हैं वो भी उसमें लिखा होता है कि कीप इट अवे फ्रॉम सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट। और उसे कलर बोतल में भी रखी जाती है, शीशी में रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, कि ऊष्मा और प्रकाश के प्रभाव से उसमें वियोजन हो सकता है, और जो पदार्थ है, केमिकल है दवा में, वो टूट के कुछ नया बना दे जो नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए उसको लिखा होता है कि सूर्य के प्रकाश से इसको दूर रखें। तो सूर्य के प्रकाश से और गर्मी से क्यों दूर रखा जाता है, क्योंकि वियोजन हो सकता है। और जैसे इसमें सिल्वर क्लोराइड में वियोजन हो रहा है सूर्य के प्रकाश से, और सिल्वर ब्रोमाइड में भी हो रहा है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग में बदल जाता है। और इस क्रिया में क्या होता है, जो फोटोग्राफी जो होती है, फोटोग्राफी में जो रील वगैरह होती थी उसको भी सूर्य के प्रकाश से दूर रखा जाता है। तो उसमें भी रील्स खराब हो जाती थी पहले। अब तो रील नहीं चलती, अब तो मिनट वाला कैमरा चलता है, लेकिन पहले रील वाला कैमरा चलता था तो सूर्य के प्रकाश से में नहीं खोला जाता था, नहीं तो वो रील ही खराब हो जाती थी। अब उष्मा छेपी पड़ चुके हैं, उष्मा शोषी देख लीजिए। उष्मा शोषी क्या होता है, जब अपक्रिया होती है और उष्मा, उसमें उष्मा क्या होती है, उष्मा उसमें लगती है, नहीं उस अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा लगती है या प्रकाश लगती है या विद्युत लगता है। ऐसी अपक्रिया में, जैसे अभी हमने देखा उष्मीय वियोजन और उसमें प्रकाश वियोजन में, कि जब उष्मा या प्रकाश की आवश्यकता लगती है, इसमें खपत होती है, तो ऐसी अपक्रिया को उष्मा शोषी कहते हैं।
ज्यादातर ऐसी क्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का शोषण हो जाता है, सरफेस ठंडा हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जहाँ पे किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता हो, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने वियोजन की तीनों घटनाएं पढ़ी उसमें। अब आते हैं तीसरे प्रकार की अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है कि जब कोई दो अभिकारक आपस में मिलते हैं, दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, तो क्या होता है, जो कम क्रियाशील वाला तत्व होता है, वो जो है यौगिक से विस्थापित हो जाता है, यानी कि वो उसको यौगिक से विस्थापित करता है। यदि अधिक क्रियाशील वाला जो वो है तत्व है, वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये लोहा है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो जब लोहे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को डाला जाता है, कॉपर सल्फेट का विलयन एक्वस हो गया और लोहा सॉलिड हो गया। लोहे को जब कॉपर सल्फेट डाला तो लोहा जो है कॉपर से ज्यादा यहाँ पे क्रियाशील है। तो क्या करेगा, लोहा क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। इस कॉपर से कहेगा कि हटो, हम ज्यादा क्रियाशील हैं और हम यहाँ पे लग जाएं। तो देखिए क्या हो रहा है, Fe यानी लोहा आया, सॉलिड था, और कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा गया, तो जो विलयन में कॉपर था उसको विस्थापित कर दिया लोहे ने और अपना खुद लग गया। तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट FeSO4 बन गया। जो एक्वस था, यानी जो लिक्विड होगा उसमें लोहा आ जाएगा, और ये जो कॉपर होगा वो कॉपर उठ के कहाँ चला जाएगा, ये आयरन के ऊपर लग जाएगा। तो यही हो रहा है, देखिए एक प्रकार का एक क्रिटिकल भी है। आप देखें तो एक एक परख नली, अगर हम लोग ऐसे सेटअप बनाएं कि परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन ले लें और इसमें कील को उठा के, लोहे की कील को उठा के यहाँ टांग दें। पहले कील मान लीजिए भूरे कलर की है या ब्लैक कलर की है, तो लोहे की कील है, तो ये लोहे की कील क्या करेगा, ये लोहे की कील, ये जो कॉपर सल्फेट में Cu है उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये Fe जो आएगा उठ के इसमें घुल जाएगा और कॉपर इसका इसके ऊपर जाके लोहे के ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसे उसमें इस तरह में क्या होता है, आ, लोहा क्या होता है, लोहे के ऊपर एक कॉपर की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो लोहे की कील पर क्या होते है, भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। तो CuSO4 का जो नीला, ये नीला जो विलयन होगा, ये नीला विलयन हट के हरा रंग का हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रैक्टिकल है ये, जिसको कर सकते हैं आप अपने प्रयोगशाला में, स्कूल के प्रयोगशाला में। तो ये लिक्विड जो होता है पहले होता है ब्लू, और जब लोहे की कील डाली जाती है तो कुछ देर बाद क्या होता है, ये इसके सारे कॉपर इसके पे आ जाते हैं और आयरन आ जाता है यहाँ। इस वजह से ये नीला विलयन जो होता है हरे विलयन का बन जाता है, FeSO4 बन जाता है। इसी प्रकार से जिंक में भी होता है, Zn आएगा CuSO4 के साथ, ZnSO4 बना देगा। जिंक जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। और इसी इसमें भी ऐसे हो रहा था, आयरन जो था, आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, और आयरन ने क्या किया, आयरन ने कॉपर को हटा दिया, अलग कर दिया और अपना खुद इसमें शामिल हो गया। तो इसको बोलते हैं विस्थापन अक्रिया। विस्थापन क्रिया क्या होता है कि ये किसी रासायनिक क्रिया में एक अधिक क्रियाशील पदार्थ दूसरे पदार्थ के कम क्रियाशील पदार्थ को रिप्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे बोलते हैं विस्थापन क्रिया। अब आते हैं, अगला है द्विविस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन में क्या होगा, दो जगह विस्थापन होगा, विस्थापन की तरह ही है, बस इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पाद का जो निर्माण होगा दो यौगिक के बीच आयन के आदान प्रदान से होता है। यानी दो अलग अलग पदार्थ हैं, इसके आयन आपस में अदला बदली कर लेंगे। जैसे ये Na2SO2 है और BaCl2 है, तो ये BaCl2 और Na2SO, ये 4 होना चाहिए, BaNO2SO4। अब Na2SO4 में से Na2 और BaCl2 में से BaCl2, यानी यहाँ से क्लोराइड और यहाँ से सोडियम, ये दोनों आपस में ज्यादा घुल मिल के रह सकते हैं, तो ये अलग हो जाते हैं। और ये SO4 और Ba, ये आपस में अदला बदली, आयंस की अदला बदली, यानी Na आयन और क्लोरीन आयन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन आपस में मिलके अलग तत्व बना देंगे, वो NaCl बना देंगे।
और Ba, और इधर SO4, पहले पदार्थ का SO4 और दूसरे पदार्थ का Ba मिल के क्या बनेगा, BaSO4 बना देगा। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है, ऐसे इसमें क्या हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है। पहले वाले पदार्थ में Na2 निकल के दूसरे पदार्थ के Cl2 के साथ मिल जा रहा है, और यहाँ बना दे रहा है 2NaCl बना दे रहा है, खाने वाला नमक। और पहले वाले पदार्थ में जो SO4 था, सल्फेट, वो बेरियम के साथ मिलके BaSO4 बना दे रहा है। तो यहाँ पे दोहरा रिप्लेसमेंट हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है, दो पदार्थों का विस्थापन, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन क्रिया। ठीक है, तो क्या है, इस क्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे बेरियम सल्फेट BaSO4, ये सफेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण यहाँ हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, नीचे NaCl जो है अलग हो जाता है। तो ये क्या है, द्विविस्थापन क्रिया। अब आता है अपचयन, उपचयन और अपचयन। देखिए, उपचयन अपचयन को रेडॉक्स भी बोलते हैं, दोनों एक साथ जब होता है तो इसको रेडॉक्स कह देते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया। तो इसमें क्या होता है रेडॉक्स अपक्रिया में, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो ह्रास होता है, दोनों में। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, दोनों में से कोई चीज, ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन कम हो जाए, तो ऐसे पदार्थ में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होना हो तो उसे उपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं। यानी जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि उपचयन। यहाँ पे ऑक्सीजन का अप होता है, उपचयन हो जाता है। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन मिल गया तो यह ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ये उपचयन है। Cu में ऑक्सीजन मिल गया तो उपचयन है। तो यहाँ देखिए CuO+H2 को गरमाया जो, तो Cu यहाँ पे, Cu में से ऑक्सीजन का निकला और किसके साथ जुड़ा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका उपचयन हो रहा है। अपचयन माने क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो यहाँ पे देखिए, वही वाली में इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो Cu में से यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है अपचयन, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन। तो इस वाली अपक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है। ठीक है, उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, कॉपर का हो रहा है अपचयन, और हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन, हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कॉपर में से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निकल रहा है। दोनों केस में ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है तो हो रहा है अपचयन, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ हो रहा है उपचयन। तो दोनों अपचयन उपचयन दोनों होते हैं, तो ये एक प्रकार की क्या, रेडॉक्स की क्रिया भी है, रिडॉक्स अपक्रिया भी है। आप यहाँ बहुत सिंपल में ध्यान रखेंगे, अगर ऑक्सीजन निकला, नहीं, ऑक्सीजन अगर निकला, ठीक है, निकला, तो क्या हो गया, ये अप हो गया, अप, ऐसे अप माने ऊपर, ऑक्सीजन ऊपर गया तो अप, अपचयन। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन आया तो उपचयन, उपचयन। ठीक, दोनों हुआ तो रिडॉक्स। ठीक, तो ये अपचयन और उपचयन अपक्रिया होती है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। अब दैनिक जीवन में उपचयन अपचयन का प्रभाव देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रभाव होता है, जब कोई, देखो संक्षारण समझिए, संक्षारण माने क्या होता है, संक्षारण माने होता है किसी चीज का क्षय होना, खराब हो जाना। ठीक, तो जब कोई वस्तु धातु, ऑक्सीजन, आर्द्रता, ठीक है, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, तो कोई धातु होती है, उसकी परत जो होती है खराब हो जाती है। जैसे लोहे का एग्जांपल ले लिया, लोहा पानी के संपर्क में रहता है तो क्या होता है, उस पे जंग लग जाती है तो वो खराब हो जाता है, लोहा खराब हो जाएगा, खुले में लोहा रख देंगे तो खराब हो जाएगा। ऐसे ही जो चांदी की पायल वगैरह पहनी जाती है, देखिए पहनते पहनते उसमें कालापन आ जाता है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। तो क्या हो रहा है, चांदी की परत चढ़ गई, उसको फिर साफ ऑफ कराते हैं तो थोड़ा सा नुकसान होता है। इसी प्रकार से तांबा होता है, तांबे को आप रख दीजिए तो उस पर हरा हरा परत चढ़ जाता है, एल्युमिनियम को रख दीजिए, सफेद सफेद रंग चढ़ेगा। तो इस प्रकार से कोई भी धातु जल और वायु के संपर्क में आकर क्या होती है, थोड़ी सी खराब हो जाती है, उसका रंग बदल जाता है, उसका क्षय हो जाता है। तो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं संक्षारण।
जब कोई धातु ऑक्सीजन आता अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, क्षय हो जाती है। उसे बोलते हैं संक्षारण। जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत और एल्यूमिनियम पे सफेद परत, ये संक्षारण का उदाहरण है। इसको बचने के लिए क्या करेंगे, उस पे यसद लेपन करेंगे। यसद लेपन माने क्या होता है, जैसे अभी हमने भी देखा था विद्युत अभियोजन देखा था, तो विद्युत के द्वारा उस पर लोहे के ऊपर तांबे चढ़ाया जा रहा है, उसी प्रकार के विद्युत लेपन करते हैं। यानी किसी भी धातु को बचाना है, इंपॉर्टेंट है वो धातु बचाना है, तो उस पर यसद लेपन कर दीजिए, यसद लेपन उसके ऊपर लेप लगा दीजिए, या पेंट कर दीजिए। पेंट भी एक ऑप्शन होता है, देखिए घर दीवार जो लोहे के दरवाजे जो होते हैं उस पे पेंट कर दिए जाते हैं। और अच्छे से बचाना तो विद्युत लेपन कर दीजिए, इसको हम लोग यसद लेपन भी कह देते हैं। तो यसर लेपन पेंट करके वस्तु को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है। अब आता है विकृत घनता। अगला एक क्रिया होती है, ये रासायनिक क्रिया होती है विकृत घनता। जैसे आप देखते होंगे जो चिप्स की पैकेट होती है, चिप्स की पैकेट में चिप्स कम ही होंगे लेकिन पैकेट में हवा बहुत भरा हो। तो लेकिन ये चीज आप चिप्स घर पे अगर भूने, चिप्स तले और उसको रख दें किसी डब्बे में, तो कुछ समय बाद उसमें एक महक आ जाएगी। तो कोई भी वसा युक्त, कोई भी तेल का बना हुआ कोई वस्तु, नमकीन, चिप्स, कोई भी चीज, वो क्या होती है जब वायु के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आती है तो क्या होता है, उसका अपचयन हो जाता है। उसका अपचयन हो जाता है, उसका वस्तु जो तेल की बनी है, अपचयन होने से उसके स्वाद में और गंध में अंतर आ जाता है। आप किसी छोटी दुकान जहाँ खुला बिस्किट वगैरह नमकीन नमकीन वगैरह बिकता है वहां से लें तो उसकी नमक में नमकीन में तली सी महक आ जाती है। इसी को विकृत घनता बोलते हैं। तो खुले पैकेट्स वगैरह में विकृत घनता इसी से आ जाती है, क्योंकि तेलीय सामग्री जो होगी उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। उसे रोकने के लिए क्या करेंगे, उसको हम किसी पैकेट में रख के और ऐसे गैस का प्रयोग करेंगे जो आपसी कारक ना हो, जो वसा के साथ क्रिया ना करे, और उसमें ज्यादातर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। तो ये पैकेट में क्या भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन अलग से ही बोलता है कि चिप्स की पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, क्यों भरा जाता है, तो चिप्स की पैकेट में भरा जाता है नाइट्रोजन गैस। और इसलिए भरा जाता है कि इसमें गंध ना आए, जो भी चीज उसमें रखी गई है वो काफी समय तक अच्छा रहे, स्वाद युक्त रहे। ये पूरा चैप्टर, इसमें लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं मैंने। इसे मोटा मोटा देखा जाए तो अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ये था। और उसमें परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, तो क्या क्या चीजें चेंज होती हैं उसके कुछ उदाहरण थे। और रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, ठीक, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, उसको संतुलित करना, संतुलित करने को विशेष रूप से देख लीजिएगा। इसके कई सारे क्वेश्चन, कम से कम 7-8 क्वेश्चन लगा लीजिए। बुक में जो दिए हैं आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, तो समझ लीजिए वही एग्जाम पे आ जाएंगे। अगर एनसीईआरटी नहीं हो आपके पास, जो भी रेफरेंस बुक आपके पास चलती है उसमें से 6-7 क्वेश्चन लगा लेंगे। तो केवल संतुलित करने वाला देख लीजिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी सब थ्योरेटिकल है, समझने वाले हैं। मैंने समझा दिया है, एक बार दो बार वीडियो देखकर आप अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगे तो लोगों में शेयर साझा कर लीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करा लीजिए। ये नया चैनल है, आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क वीडियो उपलब्ध कराएगा। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।